ये सारा एक काम था। मैं एक और चीज़ अब आप लोगों से पूछूंगा कि शायद से आपको थोड़े क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे तो आप लोग पूछिए, लेकिन क्या आप लोग इसके बाद ये चाहते हैं कि उस बीच पर बाकी बीचेस की तरह गाड़ियाँ चले, सैंड बाइक्स हो, वहाँ पर घोड़ा गाड़ी चले, ऐसे आप लोग चाहते हो? या ये घर उसके लिए प्रोटेक्ट किया जाए? करेक्ट। तो हमारे पास एक बुक है, तो आप उसके ऊपर हमारे लिए साइन दे दीजिए, ताकि ये बीच जब भी गवर्नमेंट कहेगा कि यहाँ पर आने वाले लोगों की ये गुजारिश है कि इस बीच पर एक्टिविटी होनी चाहिए, तो हम दिखा सकते हैं। जो लोग आ चुके हैं उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो लोग कभी आए नहीं हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ बनाने से पहले जो लोग आ चुके हैं उनके ओपिनियन क्या है ये देख लीजिए कि वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बनाना चाहिए। जैसे लोकल कम्युनिटी चाहती है कि वहाँ पर कुछ भी ना हो, वैसे ही टूरिस्ट भी चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ना हो। इसलिए हम लोगों ने कैंपेन किया है। एक बुक के ऊपर हम लोग आपके साइन लेंगे जिसके ऊपर सबसे पहले मराठी में लिखा है कि आप लोग ये चाहते हो कि इस बीच पर कभी भी ऐसी हरकतें या एक्टिविटीज़ ना हो, और यही वजह है वहाँ पर बीच पर कोई एक्टिविटी नहीं है। बीच पर जो रास्ता जाता है वहाँ पर लाइट नहीं रखे गए। अब ये क्यों नहीं रखा गया? तो इन कर्टन्स में पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारे मम्मी डैडी हमें संभाल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं, एक बार फीमेल जब नेस्ट करने के लिए आती है तो सिर्फ वो ये श्योर करती है कि उस शोर पर कोई भी नहीं है, यानी उसके प्रेडेटर्स नहीं है, इंसान नहीं है। ऐसे वक्त पर वो गड्ढा तैयार करती है, करीब गड्ढा 1 से 1.5 फीट तक का डेप्थ में होता है। वहाँ पर वो अंडे देती है। अंडे देने के बाद रेत वापस उसके ऊपर डालकर अपने बॉडी का प्रेशर उसके ऊपर देती है और रेत इधर उधर उड़ाकर चली जाती है, ताकि प्रेडेटर्स को पता ना चले कि उसने अंडे कहाँ पर दिए। आपने वीडियो में देखा होगा कि उन अंडों पर एक लिक्विड गिर रहा है। ये जो लिक्विड होता है आगे आने वाले 45 से 55 दिनों तक इस लिक्विड की वजह से उन अंडों को फंगल्स नहीं लगते। यानी नेचर कितने सोच कर सारी चीज़ें करता है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने आज तक जो भी अंडे देखे हैं उस अंडों को, मुर्गी के अंडे को पकड़ कर मैं छोड़ दूँ तो नीचे जाकर फूट जाएगा, लेकिन कुदरत है 1-1.5 फीट तक वो अंडे गिरने वाले हैं। एक बार एक फीमेल 80 से 150 तक अंडे देती है। अगर वो एक के ऊपर एक गिरे तो फूटने के चांसेस हैं। इसी वजह से उसका शेल थोड़ा नरम होता है क्योंकि वो ना फूटे। यानी कुदरत इतनी सारी चीज़ों को सोच विचार करके करता है और हम बिना सोचे समझे कुदरत को ही डिस्ट्रॉय करने में लगे। तो हमें इसके आगे सोचना होगा कि कुदरत के साथ कोई भी ऐसा काम करने से पहले अगर वहाँ पर कोई चीज़ें मौजूद है तो वो क्या क्या है, उसके बारे में क्या करना है। जैसे हमारे घर पे आकर कोई अगर ऊटपटांग हरकतें करे तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। चलेगा कि मैं अगर आपके घर पे आ गया, आपकी फ़ोटो की तस्वीरें कहीं से निकाल ली, कुछ भी कर लिया और आपके घर को तहस नहस कर दिया, चलेगा? लेकिन हम काफ़ी सारे बीचेस पर जाकर ये हरकतें करते हैं। अगर हम लोगों ने पहले जैसे कहा है से नो टू प्लास्टिक, अगर इसी तरीके से एज अ टूरिस्ट अलग अलग बीचेस पर जब हम लोग घूमते हैं तो हम सैंड पर जो एक्टिविटीज़ होती है उसे अगर ना करें तो ये एक्टिविटीज़ अपने आप बंद हो जाएंगी। यानी आप ऐसे कंजर्वेशन एक्टिविटी का एक हिस्सा हो, ये भी कभी माना जाता है। काफ़ी लोगों का ऐसे होता है कि हम ये काम जो आप लोग कर रहे हो उसमें इंटरेस्टेड है, आपके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, अगर हम ऐसे सैंड पर होने वाली एक्टिविटीज़ को ना कह दें तो भी आप समझिए आप इस एक्टिविटी में शामिल हो। तो मैंने जैसे कहा कि फीमेल जब आती है अंडे देती है तो उसमें पेरेंटियल केयर बिल्कुल नहीं होती, फिर उसके पेरेंट्स हम होते हैं। उस अंडों को महफूज रखना, उसमें से बच्चे बाहर निकले तो उसे छोड़ देते हैं। और यही वजह होती है कि फीमेल जब आती है वो पहले एश्योर करेगी बीच पर कोई भी वहाँ पर नहीं है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि अगर कोई वहाँ पर प्रेडेटर है, इंसान है, तो ऐसे वक्त पर फीमेल बिना अंडे दिए वापस चली जाती है। अभी तक ये काम हम कर रहे थे कि उनके नंबर्स कैसे बढ़े। 2002 में इस काम की शुरुआत हुई, तब हमने पढ़ा था कि काफ़ी कम पैमाने पर यहाँ पर नेस्ट होते हैं। हमने जब काम किया तो हमारे पास डेटा मौजूद था। 2015 तक जजब हम लोगों ने ये काम किया तो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का काउंट किया था कि डिस्ट्रिक्ट में 14 बीचेस ऐसे थे जहाँ पर नेस्टिंग होता है। तब पूरे 14 बीचेस पर 151 नेस्ट हमें मिले थे। और उसके बाद हमारे रिजल्ट्स के साल आ रहे हैं, यानी 15 से 20 साल बाद मैच्योर होती है फीमेल। और अब हमारे लिए रिजल्ट थे, गए साल का जो काउंट था वो पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में 272 नेस्ट का था। इसका मतलब हम लोग जो कंजर्वेशन कर रहे हैं उसके रिजल्ट हमें मिले। अब ये सारा काम था ज़मीन के ऊपर, लेकिन ज़मीन के ऊपर जब एक बार वो ज़मीन छोड़कर पानी में चले जाते हैं तो पानी में जाने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा फिशरमैन के नेट में अटकना, बोट से टकराना या फिर फैंडेट से उनके फ्लिपर कट होना, ये सारी चीज़ें होती है। अब हमारे लिए ज़रूरी था कि फिशरमैन के साथ बात करना। तो पिछले 4-5 साल से हम फिशरमैन कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं। अनेरो फाउंडेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बारिश के 4 महीने के सीज़न में हम सारे फिशरमैन कम्युनिटी के साथ उनके एरिया में जाकर बात करते हैं, सर्वे करते हैं, जिसमें हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कोस्ट लाइन पर 2021 तक ऑलिव रिडले स्पीशीज नेस्टिंग के लिए आती है। जो बच्चे का नाम देखेंगे ये ऑलिव रिडले स्पीशीज के होंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 3 ग्रीन सी टर्टल की नेस्टिंग, और ये पहली बार हुआ। ग्रीन सी टर्टल गुजरात में नेस्टिंग करता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, कहीं पर भी इसके नेस्टिंग के कहीं पर भी हमें साइंस नहीं मिलते। इस बार कुछ अलग हुआ है कि नेस्टिंग के लिए 3 फीमेल टर्टल बाहर निकले। उसका नतीजा ये था, जैसे मैंने कहा, ह्यूमन डिस्टर्बेंस। बहुत बड़े पैमाने पर गुजरात के शोर्स पर सैंड माइनिंग हो रही थी, उनका घर वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। नतीजे में पिछले 5 साल से अलग अलग स्पीशीज ज़मीन पर आकर ब्रेकी करके वापस जा रहे हैं, यानी वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम नेस्ट कर सकते हैं। उसमें से ग्रीन टर्टल बड़े नंबर्स पर रेट पर मिला है, लेकिन कभी नेस्ट नहीं मिले थे, इस बार वो मिल गए। और अभी जो भी पानी में नेट में अटक जाता है, उसके लिए फिशरमैन कम्युनिटी के साथ जब बात की तो पता चला कि सिर्फ ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ पर ज़मीन पर आकर रेत में अंडे देता है, लेकिन टोटल 7 स्पीशीज़ होती है समुद्र के टर्टल्स की, जिसमें से 5 हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अंडमान निकोबार में 5 की नेस्टिंग होती है, लेकिन वो 5 स्पीशीज़ ईस्ट कोस्ट में फिशरमैन के नेट में अटकी हुई मिली है, जिसमें लेदरबैक जो सबसे बड़ी स्पीशीज़ है, जो 500 किलो वजन में आती है, वो भी 2 साल पहले दिव्यागर के पास दिघी की खाड़ी में एक फिशरमैन के नेट में अटकी हुई। इसका मतलब हम जो कहते हैं कि हमारे शोर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, हमारे लिए थोड़ी सी वो गलतफहमी है। पानी अंदर बहुत साफ़ सुथरा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वैसे ही रखें। फिशरमैन के साथ बात करने पर पता चला कि उनके नेट पे काफ़ी पैमाने पर वो टर्टल्स अटकते हैं, लेकिन वो लोग नेट फाड़ कर उसे छोड़ देते हैं, तो उनका दोहरा नुकसान होता है। एक, वो जब नेट फाड़ते हैं तो नेट उन्हें वापस सिलना पड़ता है या नया नेट उन्हें खरीदना पड़ता है, और जब नेट को फाड़ा जाता है तो नेट से उनका जो बाई कैच होता है, जो मछलियाँ उस वक्त आती है, वो सारी निकल जाती है। ये सर्वे करने के बाद उसका रिपोर्ट सबमिट किया। फिर मैंग्रोव फाउंडेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फिशरीज डिपार्टमेंट ने साथ में मिलकर एक कॉम्पनसेशन स्कीम शुरू की, जिस कॉम्पनसेशन स्कीम में अगर इस तरीके से कोई भी सी टर्टल या फिर एंडेंजर्ड समुद्र की स्पीशीज फिश की हो, अगर उसे रिलीज़ किया जाता है, उस वक्त अगर वो उसे नेट को फाड़ देते हैं तो उसके वीडियोस और फोटोज़ बनाने हैं। जिस जगह पर ये चीज़ या हरकत हुई है वहाँ का GPS लोकेशन देना है, और उनके तालुका प्लेस में जो फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसे वो रिपोर्ट सबमिट करना है। वहाँ से वो फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पर जाकर सर्वे करेगा कि कितने पैमाने पर नुकसान हुआ है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से वो मैंग्रोव फाउंडेशन के मुंबई ऑफिस में जाता है, और करीब 25,000 तक मुआवजा उसे उसके अकाउंट में मिल जाता है। और यही वजह थी कि हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी कि कौन कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पर उनके नेट में अटकते हैं। अब हमारा काम पानी के अंदर भी शुरू है। एक अच्छी खासी टीम, जैसे कोस्टल एरिया में हर एक बीच पर जहाँ पर काम चलता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से 1 या 2 बंदे इन कामों के लिए अपॉइंट किए गए हैं। जिस बीच पर नेस्टिंग नहीं होता, वहाँ के लोकल कम्युनिटी को भी बताया गया है कि आप लोग ध्यान रखिए। इसके रिजल्ट इस बार मिले। जो ऐसे बीचेस जो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, वहाँ पर आज तक कभी नेस्ट नहीं मिला था, इस बार रत्नागिरी में 2 एक्स्ट्रा बीचेस मिले जहाँ पर नेस्टिंग हुआ। अब वहाँ पर हैचरी है, वहाँ पर भी हमारे लोग काम करते हैं। सिर्फ शोर पर नहीं, अब पानी में भी ये काम कर रहे हैं। तो इसका नतीजा ये है कि एक, हम अंडों को हम सेफ रखते हैं, हैचरी को सेफ नहीं छोड़ देते हैं। पानी में अब सी टर्टल्स बच रहे हैं, क्योंकि नेट में उन्हें जब अटकने के बाद फिशरमैन छोड़ देते हैं। अब हम कह सकते हैं कि 1000 में 2 या 3 टर्टल बड़े हैं, और उसके रिजल्ट आने वाले कुछ सालों में हम लोगों को देखेंगे। अब ये काम था सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन का, जहाँ पर पहले इनके नंबर्स बढ़ाने थे। और इस साल एक और काम को अंजाम दिया गया, जो था इस सी टर्टल के फीड पर सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाना। ये सी टर्टल एक बार अंडे देने के बाद कहाँ पर जाते हैं, कहाँ तक घूम कर आते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन वेस्ट कोस्ट पर कहीं नहीं था। ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा में ये काम किया गया था, जहाँ पर उनके फीमेल को ट्रांसमीटर लगाने के बाद उनकी टर्टल्स काफ़ी देर तक 1 साल के दौरान घूम कर आई थी, जिसमें कुछ श्रीलंका तक घूम कर आए थे। तो अब बात ये करनी थी कि अगर वहाँ के फीमेल्स ईस्ट कोस्ट के कभी वेस्ट में नहीं आए थे, तो वेस्ट के टर्टल्स क्या ईस्ट में जाते हैं या ये कहाँ तक 1 साल के दौरान घूमते हैं। अब एक फीमेल जब अंडे देने के लिए आती है, तो वो नवंबर से मार्च तक सिर्फ 1 बार अंडे देती है, ऐसे नहीं होता। कुछ फीमेल साल में 1 बार अंडे देती है, उसमें से कुछ फीमेल साल में 2 या 3 बार अंडे देती है। यानी जो नेस्टिंग पीरियड होता है, अगर एक फीमेल आई तो 15 से 30 दिन में वो वापस उसी बीच पर आएगी या आसपास के बीच पर जाएगी, वहाँ पर अंडे देती है। वापस 15 से 30 दिन बाद आकर वो अंडे देती है। इसे क्लच सिस्टम कहा जाता है। एक सीज़न में ऐसे एक मादा 2 या 3 बार नेस्ट कर सकती है। इसके बारे में भी जानकारी हमें हासिल करनी थी, और वो कहाँ तक ट्रैवल करती है उसके बारे में जानकारी लेनी थी। और यही वजह थी इस बार 5 फीमेल्स को सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाया। ये काम एक्चुअल 3 साल पहले करना था, लेकिन जैसे ही उसकी परमिशन मिली, क्योंकि इसके लिए इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं उसके से हम ये काम कर रहे हैं,
तो इसके लिए अगर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाना है तो आपको सेंट्रल मिनिस्ट्री की परमिशन लगती है। WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल मिनिस्ट्री की, जिसे इंडिया में ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बर्ड्स, एनिमल्स या मैमल्स हो तो इन्हें ट्रांसमीटर बिठाने की परमिशन होती है। तो वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आने वाले थे। हमारे लिए चैलेंजिंग वर्क था कि ऐसे दिन देने हैं कि वो लोग यहाँ से ट्रैवल करके आए और उसी दिन यहाँ पर फीमेल नेस्टिंग के लिए आनी चाहिए थी। इतने साल का तजुर्बा है तो हम लोगों ने सही डेट्स निकाले और उसी वक्त बराबर फीमेल बाहर आकर उसे हम लोगों ने सैटेलाइट ट्रांसमीटर बिठाया। पहला सैटेलाइट ट्रांसमीटर 24 जनवरी को बिलास पे बिठाया गया। उस फीमेल का नाम प्रथमा रखा गया क्योंकि पूरी वेस्ट कोस्ट में ये पहला सी टर्टल था जिसे ट्रांसमीटर लगाया था। पिछले 30 से 35 साल तक वेस्ट कोस्ट में काफ़ी सारे स्टेट्स में ये काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अवेयरनेस महाराष्ट्र में हुआ है, जो काम लोगों के सामने रखा गया, सबसे पहला हमारे लिए ये प्राउड फील होना चाहिए कि सबसे पहला हमारे लिए ये परमिशन का एक जत्था मिल गया कि आप 5 फीमेल के यहाँ पर ट्रांसमीटर बिठाओ। जब ये परमिशन मिली, सैटेलाइट ट्रांसमीटर न्यूजीलैंड से आने थे, बात पता चल गया कि परमिशन मिल गई, दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया, तो आप 2 साल वापस रुकना पड़ा। 2 साल बाद अब परमिशन मिलने पर वो सैटेलाइट ट्रांसमीटर यहाँ पर आए। 24 तारीख को पहली फीमेल को यहाँ पर ट्रांसमीटर बिठाया और उसने बराबर 30 दिन बाद दाभोल में 2 अटेम्प्ट किए। इसमें पहला अटेम्प्ट उसका 26 मिनट का था। उसने बीच पर आधे फीट का गड्ढा करने पर उसके नीचे पत्थर गिरे थे। पत्थर लगने की वजह से उसने वहाँ पर अंडे नहीं दिए। सेकेंड डे उसने 90 मिनट बीच पर गुजारे, लेकिन वहाँ पर भी उसे अच्छी जगह नहीं मिली, वो बिना अंडे दिए वापस चली गई। दूसरी फीमेल 24 तारीख की रात पहले यहाँ पर सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगाया। 24 तारीख को ही रात में दूसरी फीमेल अंजरले में मिली। उस दिन वहाँ के देवी का उत्सव था, सावनी करीब नाम था उस देवी का। इसी वजह से गाँव के लोगों ने कहा कि उसका नाम आप सावनी रखना, तो उसका नाम सावनी रखा गया। उस फीमेल ने 30 दिन बाद केड़शी में आकर सेकंड अटेम्प्ट किया। पहले अटेम्प्ट में उसने 87 एग्स दिए, सेकंड अटेम्प्ट में उसने 78 एग्स दिए। तो ये मैंने जैसे कहा कि 3 क्लच में ये आकर अंडे देते हैं। पहले इसमें नंबर अंडों के ज़्यादा होते हैं, दूसरे इसमें थोड़े कम, तीसरे इसमें और कम पाए जाते हैं। बाकी की जो 3 फीमेल टर्टल थी ये पानी में बहुत बड़े पैमाने पर घूमते हुए दिखाई थी, जिसमें से जो प्रथमा है उसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, करीब 250 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुकी है और अब वो धाम की तरफ कहीं पर तो घूम रहे हैं। बाकी सारे टर्टल्स भी आसपास कहीं ना कहीं तो घूम रहे हैं। अब हमारे लिए ये जानकारी हासिल करनी है कि 1 साल के दौरान यानी बारिश का सीज़न होने पर नेक्स्ट नेस्टिंग पीरियड में ये कब यहाँ पर आते हैं, और अगर आते हैं तो ये उस पूरे दौरान ये कहाँ तक घूम कर आए हैं। ये सैटेलाइट ट्रांसमीटर जो बिठाए गए थोड़े से एडवांस है, इस वजह से हमें ये कितनी डेप्थ पे तैरते हैं, ये कहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं, कितनी गहराई में ये रेस्ट करते हैं, इसके बारे में भी अब हमें इन्फॉर्मेशन दी है। तो अब इंतज़ार है अगले नेस्टिंग पीरियड का कि तब हमें ये फीमेल कहाँ पर जाकर वापस आती है, उसके बारे में जानकारी दी। थैंक यू। मादा है या माँ के रूप में जो बच्चों को जन्म देती है एक माँ, उसके दिल में बच्चों के लिए कितनी जगह होती है ये सब जानते हैं। मादा ने अंडे दिए, अंडे देकर वो उनकी सेहत के लिए वो उसको बंद करके वो चली गई। क्या वो दोबारा आकर के चेक नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। उसको मतलब दिया खत्म, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी जान बचानी है। और इसमें ऐसे होता है, एक बार इनकी मीटिंग हो गई तो उस सीज़न के दौरान यानी जो नेस्टिंग पीरियड होता है वो उसमें 2 या 3 बार एक ही मीटिंग में उतने अंडे देकर चली जाएगी। बार बार उसे मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से अंडे देने के बाद वो अपने आप को सेफ रखती है ताकि आगे उसके पेट में जो अंडे हैं वो बड़े हो सकें। और इसीलिए जब वो छोर पर आती है तो अगर बीच पर कोई है तो वो अंडे बिल्कुल नहीं देती, वो निकल जाती है। वो सबसे पहले ये देखती है कि मेरी वजह से जनरेशन बढ़ने वाली है, लेकिन उन अंडों का क्या होगा ये देखने के लिए कभी नहीं आती। और कुदरत का एक नियम होता है कि जिस किसी जानवर को सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर बच्चे होते हैं या अंडे देते हैं, उनमें से सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होता है। और यही वजह है कि इसके अंडों के नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। एक वक्त पे एक फीमेल 80 से 150 तक अंडे देती है, लेकिन उसमें से बच्चे काफ़ी कम बाहर निकलते हैं। लेकिन ये वो श्योर करेगी कि वहाँ पर कोई भी उसे नुकसान नहीं होता, लेकिन कभी भी उन अंडों का क्या होता है ये देखने के लिए वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि नेचर ने उसे बताया है कि तुम्हें सिर्फ इनके जनरेशन को बढ़ाना है। ये पैदा होते हैं नहीं होते हैं इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं देखना होता। ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनमें पेरेंटल केयर बिल्कुल नहीं होती, उसमें से ये एक जानवर है। ये अपने बच्चों को क्या होता है या कैसे होता है कभी देखते नहीं होता। लेकिन जब गांव के लोगों के साथ हमने बात की थी तो हमें एक बात पता चली थी कि गांव के लोग हमें ऐसे कहते थे कि मादा जब अंडे देकर जाती है
तो कुछ दिनों बाद वो वापस आती है और वो सीटी बजाती है, और इसी वजह से बच्चों को पता चलता है कि किस तरफ पानी है और कहाँ पर चलना है। लेकिन ये बात जब हम लोगों ने सही तरीके से देखी तो पता चला कि पहली बार फीमेल आई, उसने अंडे दिए, 45 से 55 दिन इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, 15 से 20 दिन बाद या 30 दिन बाद वो फीमेल वापस अंडे देने आती है। ऐसे वो जब तीसरी बार बाहर निकलती है तो पहले अंडों का इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो चुका होता है। तब वो पहले नेस्ट के बच्चे बाहर निकलकर पानी की तरफ चलते हैं और फीमेल तीसरा क्लच करने के लिए बाहर निकलती है। तो लोगों की ये गलतफहमी थी कि फीमेल आती है, बच्चों को बुलाती है और बच्चे बराबर उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसी चीज़ें लोगों के साथ बात करके भी पता चली थी। उसमें एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि ये केयर नहीं करती है, तो उसमें लोगों ने बताया था कि जब अंडे देती है ये मादा तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और वैसे उसके आंखों से पानी निकलता है, ये हमने भी देखा। लेकिन जो उसके बॉडी में एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो एक्स्ट्रा सॉल्ट तब बाहर निकल जाता है। लेकिन जो यहाँ के ट्रेडिशनल लोग होते हैं या काम करने वाले लोग होते हैं, इनका मानना या उनकी सोच या उनके ऑब्जर्वेशन ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों को केयर नहीं करती, इसीलिए उसे दुख होता है और वो रो पड़ती है। तो असल में साइंटिफिक रीज़न ये है कि एक्स्ट्रा सॉल्ट उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। चलो आपकी बात हो तो आप उनको कैमरा एक बार दर्शन देते हैं हमको। और हम तो आपके लिए यही कहेंगे, बहुत सेवा का काम कर रहे हो, जिंदगी में शिद्दत से निभाना किरदार अपना, ताकि मन वालों से फूलों की थालियां सस्ती रहे, जमाना वाह वाह करे और पर्दा गिरने के बाद भी थालियां सस्ती रहे।